इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 और टॉपिक है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका टॉपिक 2.1 इलेक्ट्रिक फील्ड और बुक हम यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डीजे क्रिफथ, एडिशन थर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये चैप्टर। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे ये मैंने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो की हुई है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, और आपने इस डिस्क्रीट चार्ज या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पॉइंट पे बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आप बता दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई होगी। तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपने इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बताना है कि एक टेस्ट चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी। तो ये पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चार्जेज रेस्ट होते हैं। तो तरीकाकार क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने बताना है कि फोर्स क्या अप्लाई होगी या क्या एक्सर्ट होगी जो इन चार्जेस की वजह से है। या फिर एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ क्यू, कि आप अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखी हुई है Q1 Q2 Q3, काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं, और इन चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगती है, तो इसकी बेसिकली एक ट्रेजेक्टरी क्या होगी पूरी क्यू की, कि आप बता सकें इसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप वन बाय वन एक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से फोर्स देखें, इसकी वजह से फोर्स देखें, इसकी वजह से फोर्स होगी F1, इसकी वजह से फोर्स होगी F2, और इस चार्ज की वजह से फोर्स होगी F3, और इसकी वजह से Fi, और इस तरह Fn। सारी फोर्सेस लें और इन फोर्सेस को आप कर दें ऐड, और इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताता है कि हमने एट ए टाइम दो चार्जेस की इंटरेक्शन देखनी है, Q1 की कैपिटल क्यू के साथ, फिर और बाकी सारे जितने भी चार्जेस हैं उसको इग्नोर कर देना, जितने भी चार्ज यूनिवर्स में। नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ Q2 और Q की इंटरेक्शन नोट डाउन करनी है, और बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर कर देना, वो आपके पास F2 आएगा। और इसी तरह F3 और F4 F6 F5, ये चार इंडिविजुअली दो की इंटरेक्शन नोट करते हुए फोर्स कैलकुलेट करनी है, और टोटल फोर्स जो होगी इन सारे चार्जेस की वजह से कैपिटल क्यू के पास पर अप्लाई हो रही होगी, वो इन सारी फोर्सेस का है सम। तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या ये एक आसान प्रॉब्लम है? ये यहीं से शुरू होते ही कि आपके पास अगर फोर्स आप कैलकुलेट कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो ये मसला आसान हो जाएगा। लेकिन फोर्स जो क्यू पे अप्लाई होती है, कैपिटल क्यू पे, इन चार्ज की वजह से, हम अगर देखें वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक, कि इनके दरम्यान में सेपरेशन क्या है, इनके दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, और जैसे कि ये है क्यू और कैपिटल क्यू के दरम्यान में डिस्टेंस ये है, एक तो सेपरेशन पे डिपेंडेंट है, एक चीज़ ये हो गई। और वेलोसिटीज ऑफ क्यूज इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, कि क्यू की आपके पास जो आपने जिसकी वजह से फोर्स डिनोट किया है उसकी वेलोसिटी क्या है। एक ये हो गया V1, लेट से मैंने कह दिया इसे। थर्ड, एक्सीलेशन पे डिपेंड होगा इसका। एक्सीलेशन लेट से यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपके पास एक्सीलेशन ये है, तो एक्सीलेशन ए इस पे भी डिपेंडेंट है। और एक और चीज़ पे डिपेंडेंट है कि सेपरेशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हैड अर्लियर टाइम व्हेन द मैसी लेफ्ट, कि जब यहाँ से आपको पता है कि ये जो इंटरेक्शन है वो फौरन तो यहाँ से नहीं यहाँ तक पहुँच सकती, कि लेट से एक चार्ज आपका अर्थ पे पड़ा हुआ है और आप फोर्स नोट कर रहे हैं उसकी मून पे, तो वो जो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है, यहाँ पे जो भी चेंज आता है इसकी पोजीशन में या इसकी मैग्नीट्यूड में या फिर इसकी वेलोसिटी में, वो फ़ौरन तो यहाँ पे प्रोपोगेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपके पास इस तरह की जो फिजिकल थिंग है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट
प्रोपोगेट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोपोगेशन होगी वो एक अर्लियर टाइम पे जो लेफ्ट यहाँ पे जो रिसीव होगी वो किसी प्रीवियस टाइम पे लेफ्ट हुई होगी। तो जो लेफ्ट से जैसे सिग्नल है, सिर्फ सिग्नल की आप एग्जांपल ले लें कि सिग्नल अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ किसी दूर जगह पे, और वो बहुत ही दूर है, जैसे कि आपके पास मून है या जुपिटर है या इससे भी आप दूर कर लें, तो वो सिग्नल वहाँ पे पहुँचने में कुछ टाइम जरूर लेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो सिग्नल होगा, वो जो मैसेज होगा, जो रिसीव होगा जुपिटर पे, वो प्रीवियस टाइम पे सेंड किया गया होगा। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि ना सिर्फ सेपरेशन, ना वेलोसिटी, ना एक्सीलरेशन, बल्कि हमें ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी प्रीवियस टाइम पे जब मैसेज लेफ्ट हुआ है उस वक्त भी मालूम हो, तब जाके हम बता सकते हैं कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या है। क्योंकि कोई भी आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल थिंग है चार्ज की, जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्नल है, वो स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट मूव नहीं कर सकती। तो देखने में ये प्रॉब्लम बज़ाहिर आसान थी, लेकिन असल में इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हैं, जिसके ऊपर ये पूरी जो आपकी बुक है वो बनाई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक इनिशियली, और वो है कि चार्जेज एट रेस्ट, कि हम या ना इसकी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, ना हम इसके लेंगे एक्सलेशन लेंगे, ना हम दूसरी इसकी जो रिलेटिविस्टिक है इसकी वेलोसिटीज और वगैरह, जो वैसे लेफ्ट है जो अर्लियर टाइम पे, ना वो कंसीडर करेंगे। सिर्फ हम लेंगे कि चार्जेज एट रेस्ट हैं, और गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब चार्जेज रेस्ट में हो तो आपने बतानी है कि फोर्स क्या है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। ये चार्ज है स्मॉल क्यू, इसकी वजह से मैंने फोर्स लेनी है कैपिटल क्यू पे, और मुझे चाहिए कूलम्ब्स लॉ बताता ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर है। और इनका डिस्टेंस है कैलीग्राफिक आर, और आर हमारे पास जो कैलीग्राफिक आर है उसकी डायरेक्शन हमारे पास लेट से ये है अलोंग द लाइन। तो ये फोर्स होगी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास बेसिकली कॉलम कांस्टेंट है, या फिर एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ बात करें आप तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये कूलम्ब लॉ हम 12 चेक चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन टू। और जो फोर्स होगी वो अलोंग द लाइन होगी, अट्रैक्टिव है तो ये इस तरफ होगी, और अगर रिपल्सिव है तो ये अवे होगी, लेकिन होगी अलोंग द लाइन। तो ये कैलीग्राफी का आर बेसिकली ये सेपरेशन वेक्टर है। और अगर आपका चार्ज ओरिजिन पे नहीं है, ये आर प्राइम पे रखा हुआ है, आर प्राइम हम हमेशा सोर्स चार्ज के लिए यूज़ करेंगे, और आर हम यूज़ करेंगे फील्ड पॉइंट जो होगा, जहाँ पे हम फोर्स बता रहे हैं या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, हमने वो पॉइंट लेना है, उसको हम कहते हैं आर। और आर प्राइम सोर्स के लिए ये सोर्स है, और ये हमारे पास फील्ड पॉइंट है जहाँ पे हमने चार्ज पे फोर्स बतानी है। तो कैलीग्राफी कार सेपरेशन वेक्टर है, और अगर आप हेड टू रेट रूल देखें तो आपके पास जो वेक्टर बनता है जो कि है रिजल्टेंट, वो आर है। तो आर इज इक्वल टू आर प्राइम प्लस कैलीग्राफिक आर। तो आर आपके पास होगा आर माइनस आर प्राइम। तो जैसे मैंने बताया फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बहुत अहम है। हमने मेरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मेन प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं उसके ऊपर चार्ज रखूं उस पॉइंट पे तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। अगर आपको फोर्स पता चल जाती है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी सर्टेन टाइम के बाद, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, या ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इतना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा, ये सारी आप उसी काइनेमेटिक्स बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, फोर्स बहुत चलेगी, और फोर्स से आपको सारी उसकी काइनेमेटिक्स पता चल गई। तो अब अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, जैसे ये बहुत सारे चार्ज हैं 1 2 3, तो आप अगेन यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से और मैंने बतानी है यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये करेंगे
प्रॉब्लम को सिंपल करते हैं कि एक प्लस चार्ज है स्मॉल क्यू, और मैंने एट डिस्टेंस इस पॉइंट पे पी पे पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये प्रॉब्लम है मेरी। तो उसके लिए करता मैं ये हूँ कि मुझे इसके दरम्यान में अगर डिस्टेंस पता है, लेट से डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, तो इस पी पॉइंट पे मैं एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखूँगा, और टेस्ट चार्ज होना चाहिए छोटा सा, ताकि क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर आप बढ़ा लेते हैं तो उसकी अपनी भी फील्ड होगी और इस फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। तो टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, और बाय कन्वेंशन हम टेस्ट चार्ज लेते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके ऊपर फोर्स सप्लाई होगी ये इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन, तो ये मेरे पास है फोर्स। तो ये रही फोर्स जो क्यू चार्ज अप्लाई कर रहा है कैपिटल क्यू पे, और वो इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो इसके दरम्यान में ये डिस्टेंस है, इसको आर कह लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, पॉजिटिव चार्ज के लिए एक पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, और मैंने आपको कहा कि आप लें एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे वो टेस्ट चार्ज प्लेस करें और उसके ऊपर फाइंड करें पहले फोर्स। ये हमने कर लिया। अब आपने ये करना है कि इस फोर्स में से आपने कैपिटल क्यू जो टेस्ट चार्ज था वो एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो ये डिवाइड कर लिया मैंने एक्सट्रैक्ट करने के, तो क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस जिस पॉइंट पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लेस करें, उस चार्ज पे फोर्स फाइंड करें, फोर्स में से टेस्ट चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लें, बाकी रह जाएगी फील्ड। तो ये फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह हम कर रहे हैं, कई सारे चार्जेस हैं, और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम जानते हैं, इससे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस का। तो मैं एक एट अ टाइम दो की इंटरेक्शन लूँगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप पहले टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, और टेस्ट चार्ज पे Q1 की वजह से फोर्स देखेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी। फिर बाकी सबको इग्नोर करके आप Q2 की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स देखेंगे, तो आपके पास ये आ गई। और इसी तरह आप करते चले जाएंगे, और ये मेरे पास इसी तरह फोर्सेज हैं Q1 Q कैलिग्राफिक R1 स्क्वायर, और ये साथ कॉलम कांस्टेंट, ये सिर्फ F1 है, ये F2 है, एंड सो ऑन। अब आपने ये करना है कि इन सब में से टोटल जो फोर्स है उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिया, और सब में हमारे पास कैपिटल क्यू आप देख लें कॉमन है। और अगेन वही किया मैंने, फोर्स में से जो टेस्ट चार्ज था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो कैसे किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया कैपिटल क्यू के साथ, क्यू क्यू से कैंसिल, और बाकी आपके पास ये रह गई ये चीज़। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, तीन चार्जेस हो, जितने मर्जी चार्ज हो, फील्ड का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही रहेगा। और एक अहम चीज़ कि इसमें आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में कहीं भी टेस्ट चार्ज नहीं अपेयर हो रहा। ओके, टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है। आप टेस्ट चार्ज प्लेस करें या ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मौजूद होगी। जैसे ये चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैं, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से, इनकी वजह से। आप टेस्ट चार्ज प्लेस करें या ना करें, आप प्लेस करेंगे तो वो मेजर करने का तरीका है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को लें एज अ रियल फिजिकल एंटिटी, और जो कि फील करते हैं सारे स्पेस को जो अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसे गिर जितना भी ये स्पेस है, इसमें एक चीज़ होगी कि अगर आप वहाँ पे दूसरा चार्ज रखें यहाँ पे, तो ये वाला चार्ज उसको इन्फ्लुएंस करेगा। और वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, क्योंकि दरम्यान में एक और चीज़ है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अ, एक चार्ज को दूसरे चार्ज से इंटरेक्शन, जिसकी वजह से एक चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन है,
तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसको अगर आप एक और इसके पिक्चर करें जहन में, कि अगर आपके मोबाइल फोन्स हैं या रेडियोस हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सिग्नल के थ्रू होते हैं। तो वो सिग्नल असल में कैसे जनरेट होता है, वो चार्ज के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और भी कुछ होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो बेसिकली ऑसिलेटिंग है। वो होती यही प्रॉपर्टी है चार्ज की जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये रियल थिंग है, वो ये जो आपके पास कम्युनिकेशन है वो सारी तकरीबन ये इसी के थ्रू है। कुछ तो जब चार्ज ये ऑसिलेट होना शुरू करता है एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके साथ अटैच है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके साथ अटैच्ड है, वो ही इससे ट्रांसपोर्ट होती है, जिसे हम कहते हैं सिग्नल है। तो ये इसी का ही जो पोर्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ट्रांसपोर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल फिजिकल एंटिटी फिलिंग द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब एग्जांपल ले लें कि पॉइंट प्रॉब्लम ये है कि दो चार्जेस हैं, उनकी दोनों क्यों है, ये भी क्यों है, ये क्यों है, और एक सेंटर से d/2 डिस्टेंस पे एक क्यू है, सेंटर से d/2 डिस्टेंस पे एक क्यू है। और हमसे ये पूछा गया है कि इसके पर मिड में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है z। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपने बतानी है कि इस इन दोनों चार्जेस की वजह से एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम में और कूलम लॉ में ज़्यादातर मेनली हमें जो एक सब प्रॉब्लम डील करनी पड़ती है कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको चार्जेस के दरम्यान में डिस्टेंस पता हो, चार्जेस के दरम्यान में डिस्टेंस पता हो। तो इस केस में पहले अब हम यही करेंगे कि चार्जेस के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो ये डिस्टेंस है d/2 और ये डिस्टेंस है z। तो पाइथागोरस हमें कहता है कि ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस z डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू r, कैलीग्राफी का। तो ये अगर आप यूं कह लें इसको, बेस का स्क्वायर जो जेड स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और ये भी हमारे पास कैलीग्राफिक आर है। तो और अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारे पास ये है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी कॉस थीटा की भी। और कॉस थीटा होगा आपके पास बेस, ये बेस है ट्राइंगल की, और बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये d/2 डिवाइड बाय आर आएगा। तो एक चार्ज की वजह से पहले देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूँगा, और टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से फोर्स देखूंगा। वो फोर्स अलोंग द लाइन है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो ये मेरे पास फोर्स होगी ग्रीन में। अब इस फोर्स में से मैंने इस चार्ज को निकाल लेना, तो बाकी रह जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, और ये होगी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल यही काम मैंने इसके साथ करना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपके पास ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है आपके पास, क्यू भी पॉजिटिव है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप इनको वेक्टर के बगैर ऐड नहीं कर सकते वह इनको कंपोनेंट्स में। तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि चूंकि हमारे पास दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू और क्यू दोनों सेम है, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगी, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगी। और कंपोनेंट्स, ये इसके अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें इस वाले को, इसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, इसका कंपोनेंट एक ये है, और दूसरा कंपोनेंट अगेन ये। तो ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये दोनों के एक दूसरे की डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यहाँ पे है कॉस थीटा। क्योंकि ये देखिए एंगल इसके साथ है, एंगल यहाँ पे नहीं है। अगर एंगल यहाँ पे होता तो आपका हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये होता। तो एंगल यहाँ पे है, एंगल ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम है। वो कैसे, वो इस तरह से कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक, और आप इसे कट करते हैं यूँ, तो जो एंगल ये होगा एग्जैक्टली ये एंगल होगा। तो बिल्कुल यही है, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन, इसको इस लाइन से कट किया हुआ, तो जो एंगल ये है एग्जैक्टली यहाँ पे भी एंगल वही है। तो अब एंगल यहाँ से नीचे से फाइंड कर सकते हैं, जो कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और आ, दोनों का एक कंपोनेंट री इन्फोर्स कर रहा है, वो है जेड कंपोनेंट। तो मैं ये करता हूँ कि एक कंपोनेंट कैलकुलेट करूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 से, तो ये दोनों की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया ये कॉस थीटा कंपोनेंट है। तो कैलीग्राफिक आर की वैल्यू ये है, वो डिवाइड कर दिया, और इलेक्ट्रिफिक डायरेक्शन क्या है अलोंग जी। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कैलकुलेट कर ली। तो आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन 1 बाय 1 चार्जेस की वजह से देखनी है, और देखना है कि बाई सिमेट्री कोई आपके पास कंपोनेंट्स जीरो तो नहीं हो रहा, ताकि आपको उसे कैलकुलेट ना करना पड़े। अब लिमिट पुट करके देख लेते हैं। लिमिट ये है कि अगर ये जो जेड डिस्टेंस है इन चार्जेस के, जो लाइन पे जो चार्जेस हैं इनसे जो जेड डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू जो डी डिस्टेंस इनके दरम्यान में। तो अब आप बहुत ही दूर से इसको ऑब्जर्व करें, ये डी डिस्टेंस है और ये जेड है, बहुत दूर से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप सिंपली इसको निगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो फिर ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर। वो कैसे, क्योंकि ऊपर भी जेड है, नीचे से जेड क्यूब आ गया, एक जेड से कैंसिल आउट हो गया। तो अब अगर आपके पास सेम ये चार्जेस हैं, वो हैं क्यू, और ये भी क्यू है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और आप अगर इसको दूर से देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये एज अ पॉइंट चार्ज नजर आएंगे। और पॉइंट चार्ज कौन सा होगा, ये पॉइंट चार्ज होगा 2 क्यू। दूर से अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, दूर से ऑब्जर्व किया, ये नजर आ रहे हैं 2 क्यू। और अगर आप ये पॉइंट चार्ज हैं तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्टली वैसे ही है, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऊपर चार्ज सात कूलम कांस्टेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं, एक इनिशियल कंडीशंस होती हैं, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और फिर सूटेबल मैथमेटिक्स ढूंढते हैं, वहाँ से उसको मैनिपुलेट करते हुए एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं। रिजल्ट के बाद उसमें लिमिट्स पुट करके हम देखते हैं कि हमें क्या फिजिक्स बता रहा है। तो ये प्रीवियसली हमने देखा कि वो है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी। और अगर आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर क्या होगा हमारे पास। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि हमें अपेयर हुआ था, सम अपेयर हुआ था। तो अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, या आपके पास लाइन है, या आपके पास एक सरफेस है, उसकी वजह से आपने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, तो फिर आप क्या कर सकेंगे। कूलम लॉ में एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो ये है कि आप जिस चार्ज की वजह से दोनों चार्जिंग फोर्स जिन चार्जेस के दरम्यान में लेनी है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो उसके दरम्यान में कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो कूलम जब पॉइंट चार्ज की दो कंडीशन होती हैं कि एक तो बाकी दोनों चार्जेस बहुत स्मॉल हों, को एज अ पॉइंट बिहेव करें, और दूसरी ये कि आप उनको ऑब्जर्व बहुत दूर से कर रहे हो, ताकि आपको दूर से वो पॉइंट चार्ज लगे, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था। तो इसमें हम ये करते हैं कि आपके पास अगर एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे बहुत ही स्मॉल पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं। हर पोर्शन की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को सम अप कर देते हैं। तो ये है, इस वजह से हमने क्या किया, सम को कन्वर्ट किया इंटीग्रल में। ओके, सम पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जो उसका डिफरेंशियल है डी क्यू, वो अप्रोच करे ज़ीरो को, तो ये सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। तो बिल्कुल हमने यही किया कि डी को उन्हें स्मॉल पोर्शन में से डिवाइड किया है, हर स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ली और सबको ऐड कर दिया। और कोलम लॉ अप्लाई होने के लिए ज़रूरी था कि ये कंडीशन साथ लगाई जाती। तो ये पूरी ये सम कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रल में। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास अगर लाइन चार्ज है तो ये डी क्यू इज इक्वल टू होगा लेमडा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लेमडा हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, वो डी क्यू डिवाइड बाई डी एल प्राइम बन जाएगी, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। तो ये डी क्यू जगह पे आ जाएगा हमारे पास लेमडा डी एल, जैसे कि मैंने ये लिखा है, यहाँ पे आ गया लेमडा प्राइम डी एल प्राइम, ये डी क्यू जगह पे मैंने पुट किया है।
तो चार्ट डेंसिटी जो कंटिन्यूस होती हैं उसमें हमें बेसिकली चार्ज पूरा नहीं गिवन होता, हमें चार्ट डेंसिटीज अक्सर गिवन होती हैं। तो ये आसान काम होता है कि आप चार्ट डेंसिटी से डील करें। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ट डेंसिटी है, जैसे कि सारी प्रॉब्लम में हम डील करेंगे, तो मामला और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चार्ट डेंसिटी, लाइन चार्ट डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। और अगर इसी तरह आपके पास सरफेस है और सरफेस से एक डिस्टेंस, इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपको इन शीट को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना होगा, इतने कि ये पॉइंट लगने लग जाए। तो हर पॉइंट की पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन करनी है और सबको सम अप कर देना, और ये सारा काम ये इंटीग्रल कर रहा है। इसी तरह वॉल्यूम चार्ज के लिए, अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज है, तो आपको इस स्मॉल वॉल्यूम में डिवाइड करना होगा, इतने स्मॉल कि इसके ऊपर चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन जाए। तो सारे पॉइंट चार्ज की वजह से फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और हाँ, ये आपके पास, और सबको सम कर देना है, तो आपके पास ये इंटीग्रल यही काम कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ये चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये रो है हमारे पास। एक चीज़ में ध्यान रखना है, वो है कैलीग्राफी कार का। ओके, आप अगर इस इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे लेते हैं तो ये आपको यही मिलेगा, लेकिन ये भी तो यहाँ पे भी तो आपने जाना है, तो यहाँ पे आपके पास आर भी चेंज होगा, जो दरम्यान में है मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इस केस में भी यही देखें, इधर आर कुछ और होगा, इधर आर कुछ और होगा, इधर आर आपके पास कुछ और होगा। इस केस में बिल्कुल यही है कि आपके पास इंटीग्रल में ही रहेगा ये तकरीबन आर, अगर ये चेंज हो रहा है साथ डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये रहा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एग्जांपल ले लें हम, कि मेरे पास एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है मेरे पास, और इसका लेंथ है, इसकी लेंथ हम डिनोट कर लें, ये लेंथ है इसकी, और लेंथ है हमारे पास 2L, 2L इसकी लेंथ है। तो मैंने इसके डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पे मैंने नोट डाउन करना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इसके स्टेप्स ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के, कि आपने पूरी लाइन चार्ज को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो पहले एक स्मॉल पोर्शन रैंडम मैंने यहाँ से लिया, इसको मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, इस पोर्शन की वजह से, स्मॉल पोर्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। ये पहला स्टेप होगा, या दो स्टेप कह लें आप इसे। और फिर आपको सिमेट्रिक देखनी है कि कोई कंपोनेंट जो है वो कैंसिल तो नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद आपने जो कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं उसको हटा के जो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपने उसको इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट लाइन। तो क्या करना है, कोई भी लाइन चार्ज है या सरफेस है उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना है, एक पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एड अप कर देना सबको, और वो काम करेगा हमारा इंटीग्रल। तो जनरल अप्रोच हम लेंगे यहाँ पे, और जनरल अप्रोच ये है जो हम आर देखें और आर प्राइम देखें। तो इसमें मैं यहाँ पे आर और आर प्राइम नोट डाउन कर लूँ पहले, कि आर क्या है और आर प्राइम क्या है। तो ये मेरे पास लेट से ओरिजिन है, तो आर हमारा होता है वो फील्ड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये आर है, ये रहा मेरे पास आर। अच्छा, अब आर प्राइम होता है सोर्स पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक जहाँ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो वो ये है। मेरे पास फील्ड पॉइंट है, सोर्स पॉइंट ये रहा। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि जो आर है वो जेड के अलॉन्ग है, तो ये डिस्टेंस जेड है यहाँ पे, तो ये हमने डिस्टेंस जेड लिया हुआ है, और ये आर वेक्टर है, और ये हमारे पास है आर प्राइम। तो आर इज इक्वल टू जेड मैग्नीट्यूड, और जेड कैप जेड की डायरेक्शन है इसकी, और आर प्राइम है सोर्स के लिए वेक्टर, तो वो डिस्टेंस है एक्स, और डायरेक्शन क्या है अलोंग हमेशा इसकी, सिर्फ है तो पॉजिटिव होगा, सिर्फ है तो नेगेटिव होगा। डीएल प्राइम क्या है हमारे पास, वो बेसिकली है डीएक्स है। तो मैंने
लेबल कर लिया मेरे पास कि आर क्या है, आर प्राइम क्या है। तो इन मेरे पास बेसिकली दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस चाहिए और वो है कैलीग्राफिक आर। और ये आर और आर प्राइम के दरम्यान में डिस्टेंस मैंने नोट डाउन कर लिया। इसको दोबारा लेबल कर लेते हैं। ये रहा आर प्राइम और ये रहा मेरे पास आर वेक्टर। तो दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। और जब यहाँ पैथागोरस के मुताबिक आपको ये कैलीग्राफिक आर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ये एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास है जेड, जेड स्क्वायर है। तो ये आर की मैग्नीट्यूड आ गई। तो आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास फार्मूला यूज़ करने के लिए सारे टूल्स पूरे हैं। तो ये फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, और बेसिकली ये यूज़ करना है। तो आर कैप भी मेरे पास आ गया, आर की मैग्नीट्यूड भी आ गई, डी एल प्राइम भी आ गया, या डी एल प्राइम भी आ गया, आर की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी आ गई, आर कैप भी आ गया। तो अब सिर्फ मैंने इसमें इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, माइनस एल से लेके कैपिटल एल तक। तो ये माइनस एल से स्टार्ट है और यहाँ कैपिटल एल तक है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद अब देखेंगे कि इसमें कॉन्स्टेंट कौन से हैं। तो जो ताकि उनको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया जाए, तो इन कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर निकाल लिया और इसमें दो टर्म्स थी उनको अलग करके लिख लिया। एक है जेड, जेड हैट, और दूसरी है एक्स, एक्स हैट। तो ये जेड, जेड हैट कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रल से बाहर आ गए। और ये एक्स इंटीग्रेशन के अंदर है। ओके, देखें ये डिफरेंट पोर्शन के लिए डिफरेंटली चेंज होता चला जा रहा है। ये इस पोर्शन के लिए एक्स अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो ये इंटीग्रल का हिस्सा रहेगा। इंटीग्रेशन बेसिकली है ये एक्स के ऊपर। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप नोट डाउन करें कैलकुलस सब्स्टिट्यूशन से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन ये है और इसकी इंटीग्रेशन ऊपर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन कदर आपके पास आसान रहेगी। तो एक्स माइनस वन, आपके पास वन ओवर स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। आप ये पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट्स। तो लिमिट्स पुट करने के बाद आप देखोगे आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। अब अगर ये जो अप्रोच हमने यूज की है ये जनरल अप्रोच है। ये वो पहले से एनालाइज करने वाली अप्रोच नहीं है कि आप पहले कंपोनेंट्स देखें कि कंपोनेंट्स कौन सा कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमने बिल्कुल जनरल अप्रोच यूज की है। आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इसने खुद इस चीज़ का टेक केयर किया है जो कंपोनेंट से ये वाला। देखें इस केस में अगर आप बात करें तो इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तक और उसकी भी डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस सेम, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से एक्स, ये भी एक्स, ये भी जेड, इसका भी जेड। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है क्योंकि डी एक्स की लेंथ हमारे पास सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और फिर इनके वेक्टर जो हैं ऑपोजिट हैं। इसका कंपोनेंट एक ये बनेगा, इसका कंपोनेंट एक ये बनेगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को री करेंगे। तो हम अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो हमें ये सारा एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड कैंसिल आउट हो रहा है, कौन सा कंपाउंड कैंसिल आउट नहीं हो रहा, फिर उसको कंपाउंड में डिवाइड भी करना पड़ता है आपको। लेकिन ये जनरल अप्रोच में हमने देखा कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ा। ये जनरल अप्रोच खुद ही इस चीज़ को टेक केयर कर रही है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर रही है, और जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है वो इसमें कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो जनरल अप्रोच है, थोड़ी सी ट्रिक, ये रिगरस है। अगर आप यूज़ करें तो इसके बेनिफिट ज़्यादा है। अब जैसे कि हमारा लास्ट रिजल्ट आ गया, अब इसमें हम पुट करना चाहते हैं लिमिट्स, ताकि हाँ, इसके डिफरेंट स्नैरियोज में इसको देख सकें। तो अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस लाइन चार्ज को बहुत ही दूर से, बहुत ही दूर से मैं इस लाइन चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वो जेड इज मच लार्जर देन कैपिटल एल। एल स्क्वायर को यहाँ पे आप जीरो पुट कर दें और बाकी आपके पास रिजल्ट ये रह जाएगा जेड स्क्वायर। और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और ये आपके पास बाहर भी जेड है, ये भी जेड कंट्रीब्यूट करके जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली दूर से आपको बिल्कुल एक पॉइंट नजर आएगी। अगर आप ये के पास ये लाइन चार्ज है और आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत ही दूर से,
ये बहुत दूर से आप इसको ऑब्जर्व करें z डिस्टेंस से, तो आपको दूर से लाइन चार्ज नजर आएगी। और ये देखें बिल्कुल ये लाइन चार्ज वाला ही फार्मूला बन गया हमारे पास। तो जैसे कि अगर इसका चार्ज हो q इजिकल टू टू लैम्डा एल, तो q यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये लाइन चार्ज दूर से बिल्कुल एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। अब एक और लिमिट ये हो सकती है कि कैपिटल एल इन्फिनिट हो जाए, यानी कि ये लाइन चार्ज जो खुद इन्फिनिट हो जाए। ये एक इसका पोर्शन माइनस इन्फिनिटी को पुश कर रहा है और दूसरा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो फिर क्या होगा, और जेड हमारे पास सेम रहे। जैसे कि इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि ये आपके पास इन्फिनिट हो गई, ये डिस्टेंस आपके पास यही है। तो ये फार्मूला आपको ये बताता है, फार्मूला आपको ये बताता है कि ये आपके पास जेड ज़ीरो हो जाएगा इससे कंपेरेटिवली। और क्योंकि ये जेड अगर स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो जेड स्क्वेयर स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू जी, इस वजह से हम इसके रख लेंगे। और लेंथ लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आपके पास रहेगा ये ई इज इक्वल टू 1/4 पैप्सलॉन नॉट टू लैम्डा ओवर जी। तो ये हमारे पास इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। या फिर आप जनरली कहें कि अगर आपके पास फील्ड हो स्ट्रेट वायर की, तो उससे जो ये आपके पास डिस्टेंस होगा इसके परपेंडिकुलर, देखें अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है और इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, इसको कहा हुआ है एस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इसी तरह आपने सिर्फ एक लाइन चार्ज के लिए केस के लिए आपने उसको लिमिट पुट करके ऑब्जर्व किया कि आपको इसको डिफरेंट केसेस के लिए कैसे यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक रिंग है वो उसके ऊपर चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, वो उसके सेंटर से डिस्टेंस है अबव जी। इस डिस्टेंस पे इस पॉइंट, एक पॉइंट है पी, वहाँ पे आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और आर हमारा डिस्टेंस है इस सर्कल का या रिंग का, तो हमें इसके सेंटर से डिस्टेंस जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने पहला काम किया है इसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना है, तो ये हमने पहले एक पोर्शन में डिवाइड किया। इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो ये होगी हमारे पास, अगर ये रिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये देख लेते हैं। तो इस केस में हम जनरल रेसिपी वो फॉलो नहीं कर रहे, तो हम फॉलो कर रहे हैं एक स्पेसिफिक, उसमें हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये अब देख लें कि इसे कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अगर एक चार्ज है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 180 डिग्रीज पे डिफरेंस पे एक चार्ज और भी तो डी क्यू होगा। यहाँ पे चार्ज डी क्यू है तो यहाँ पे भी चार्ज डी क्यू होगा। इसके दरम्यान में डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा जो कि ये है कैलीग्राफिक जी, ये भी कैलीग्राफिक आर है। और इनमें जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो यही सेम होगी इसमें, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इस डी क्यू वजह से जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे है, इस डी क्यू की वजह से भी एग्जैक्टली 180 डिग्री पे डी क्यू की मैग्नीट्यूड आपके पास यही होगी। तो अगेन इनके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। इसके भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट हमें एग्जैक्टली पहले देख चुके हैं। ये हमारे पास है कंपोनेंट कॉस थीटा, क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ है। और ये साइन थीटा बनेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉस वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो हम ये करेंगे अब। तो ये रहा फार्मूला। तो लैम्डा डी एल कॉस थीटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इनके दोनों के दरमियान बाय पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हैं कि ये क्या जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास कैलीग्राफिक आर। तो ये रहा कैलीग्राफिक आर। कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास
कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास जेड है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है ये, इसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास ये आ रहा जाएगा। तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा से आ जाएगी, और नीचे ये है तो इसकी पावर बन जाएगी 3/2, ऊपर ये कॉस थीटा वाला हमारे पास ये जी है। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, सिर्फ वो डीएल के ऊपर। डीएल को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो डीएल को हम कन्वर्ट कर लेंगे आप एस आर थीटा में। अगर आप एस आर थीटा में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप वैसे गैस कर लें कि पूरी लेंथ एलिमेंट्स अगर आप इस सर्कल के या रिंग के ऐड अप करोगे तो आपको टोटल सरकमफेरेंस मिलेगा इसका। तो डी एल पे इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2 पाई, तो आपके पास एग्जैक्टली ये आएगा 2 पाई आर। तो ये रही मेरे पास चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर से डिस्टेंस जेड है, उस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास चार्ज डिस्क के लिए। अगेन हम ये करेंगे और कि आप इसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लें, एक पोर्शन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, फिर आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर दें। लेकिन जो ऑलरेडी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं चार्ज रिंग, अब चार्ज रिंग में आप ये एक लिमिट पुट करके कि अगर इसका रेडियस स्मॉल हो जाए और जेड डिस्टेंस अवे हो तो फिर क्या होगा, या फिर ये बढ़ जाए, इसका डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाए और ये स्मॉल हो तो फिर क्या होगा। आप लिमिट पुट करके इसको ज़रूर चेक करें, इसको चेक कर सकते हैं आपके ये कैसे बिहेव कर रहा है। चार्ज डिस्क में जो हमने रिंग चार्ज के लिए प्रॉब्लम यूज़ की, रिजल्ट्स ड्राइव की हैं, हम उसको यूज़ करके इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपलर बना सकते हैं, सिंपलर भी बना सकते हैं और इसको शॉर्टर भी बना सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि ये चार्टेड डिस्क है, उसका टॉप व्यू है। तो चार्टेड डिस्क के लिए डिस्क मेरे पास गिवन थी, इसका मैंने हेलीकॉप्टर व्यू दिखाया हुआ है। तो इसके चार्टेड डिस्क से हमने जेड डिस्टेंस अबव, चार्टेड डिस्क है, इसे जेड डिस्टेंस अबव हमने बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो बिल्कुल अगर आप इसको सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट यूज़ करें कि स्मॉल पोर्शन में हमने इसको डिवाइड करना है, और हर पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और सबको ऐड कर देना। तो चूंकि हमने रिंग की डेरिवेशन कर ली हुई है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको रिंग्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैंने रिंग में डिवाइड किया है 0 से लेके कैपिटल आर तक। कैपिटल आर इस रिंग का रेडियस है। तो दरमियान मिडिल कंडीशन है जो मैंने ये दिखाया हुआ है आपको, कि एक रिंग में मैंने यहाँ पे शो किया उसकी थिकनेस है डी आर, और उसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये है। तो मैं अगर हर रिंग की वजह से सेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, और सारे रिंग्स 0 से लेके कैपिटल आर तक सारे रिंग्स को की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनको ऐड अप कर दूँ, तो टोटल मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हम यही करेंगे अब। तो एक रिंग की वजह से इसका लेट से चार्ज है डी क्यू, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पे ये आर स्क्वायर है। स्मॉल चार्ज की हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे कहीं रिंग है, ये छोटा ये वाला रिंग, तो ये इसका डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये आर है, और इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा जेड स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, वो होगा ये डिस्टेंस कैलिग्राफिक आर। तो ये इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख ली। तो पहला काम हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट, जैसे कि रिंग के लिए हो रहा था वो डी साइन थीटा के जो कैंसिल आउट हो रहे, तो इसमें भी बिल्कुल यही होगा क्योंकि हमारे पास रिंग है। तो काउंटर कंपोनेंट्स कैंसिल आउट करेंगे, जो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे पास वो होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ पे देख लो, वो बनेगी जेड, वो बनेगी यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू जेड डिवाइड बाय वही कैलिग्राफिक आर। तो ये मेरे पास है कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये मैंने इनको इकट्ठा करके लिख लिया, वो है जे। अब हमने बात करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर ये डी क्यू, ये जो आपके पास नॉन जीरो थिक लाइन है, तो इसकी थिकनेस आपके पास डी आर है, और इसकी जो लेंथ है आपके पास वो है 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस।
टू पाई आर। तो आप विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और चार्ज इज इक्वल टू है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये मैंने चार्ज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज़ की है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो ये आप अब इसमें यहाँ पुट कर दें, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और आपने ज़ीरो से लेके इंटीग्रेट करना है कैपिटल आर तक। तो ज़ीरो रेडियस का रिंग, फिर उससे बढ़ाते गए हर रिंग की कंट्रीब्यूशन ये कैलकुलेट कर रहा है। तो हम यही कर रहे थे कि इसको हमने रिंग्स में डिवाइड किया और हर रिंग के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन की है जेड पे, उनको ऐड कर दिया। तो इंटीग्रेशन आएगी इसके ऊपर। और आप ये आसानी से देख सकते हैं कि आप पावर रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे टर्म है उस टर्म का डेरिवेटिव जो टू आर है ऊपर मौजूद है यहाँ पे। तो आप आसानी से पावर रूल यूज़ करते हुए, -3/2 पावर है तो इसमें एक ऐड करोगे पावर में, और एक आप इसमें डिवाइड करोगे, -1/2 हो गया। तो इसकी भी पावर आपके पास आएगी 1/2। तो ये आप लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स पुट करने के बाद इसको रीअरेंज करके आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये रहा फार्मूला हमारे पास चार्ट डिस्क के लिए। तो चार्ट डिस्क में अब आप यूज़ कर सकते हैं, लिमिट्स पुट करके देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट क्या फिजिक्स बताते हैं। अब अगर आप इसका रिंग डिस्क चार्ज का अगर आप रेडियस इन्फिनिट कर देते हैं जैसे ये है, तो ये इन्फिनिट बन जाएगी, पूरी डिस्क हर तरफ फैली हुई होगी, ये इन्फिनिट प्लेन बन जाएगा। तो अगर आप ये लिमिट पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये -1 - z/, तो समथिंग और इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा σ/2 ε0। एग्जैक्टली वही जो चार्ज शीट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। एक पूरी इन्फिनिट चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी σ/2 ε0 होता है। एक ये इन्फिनिट हो गया, और दूसरा ये कि आप जो ये डिस्क है, चार्ज डिस्क है, उसका रेडियस नहीं बढ़ाते, आप इसको ऑब्जर्व करते हो बहुत करीब से, बहुत ही नज़दीक से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, यानी कि z अप्रोचेस टू जीरो है। तो फिर हम देखेंगे ये कि यहाँ पे ऊपर लिमिट जीरो पुट कर देंगे, जीरो और समथिंग जीरो, तो आपको एग्जैक्टली दोबारा वही इन्फिनिट लाइन शीट का फॉर्मा मिला σ/2 ε0। तो इसका मतलब है इन्फिनिट शीट के दो मतलब हैं। एक ये कि एक वाकई वो इन्फिनिट हो, और दूसरा ये कि अगर आप शीट इन्फिनिट ना हो लेकिन आप उसको बहुत ही करीब से देख रहे हो या तो करीब से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उसके, तो वो आपको करीब से आप देखेंगे तो आपको हर तरफ वो इन्फिनिटी नज़र आएगी। तो बिहेव भी एज अ इन्फिनिट शीट ही करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2.1 2.2, और वो होगी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्ल।